हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 21 कॉर्नर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारी पॉलिटी का अगला चैप्टर, जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारा ये चैनल कवर करता है यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। और हम करंट अफेयर्स भी इशू करते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी चीज़ में, इवन इंटरव्यू तक में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन मैं आपको शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे पास 3 तरीके के राइट्स होते हैं। ये राइट्स कौन कौन से हैं? तो देखो, पहला है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट क्या होता है? ये जो सिटीज़न या कोई भी बंदा कहीं भी मूव करेगा, ठीक है, ये राइट्स उसके साथ साथ चलेंगे। जैसे ये राइट है सैनिटाइजेशन, वाटर, फूड। इस चीज़ का राइट हर किसी नागरिक को है, हर किसी व्यक्ति को है जो भी वर्ल्ड में है। ठीक है, ये किसने डिफाइन करा है? ये डिफाइन करा है यूनाइटेड नेशन ने। ओके, ये डिफाइन करा है यूनाइटेड नेशन ने। अब देखो, सेकंड नंबर पे आता है लीगल राइट। लीगल राइट क्या होता है? हर कंट्री के अपने कुछ राइट्स हैं। जैसे हमारी इंडिया के कुछ अलग राइट हैं, गल्फ कंट्रीज़ के अलग राइट्स हैं, ठीक है, यूएसए के अलग राइट हैं, ब्रिटेन के अलग राइट हैं। तो हर कंट्री के जो अलग अलग राइट हैं यही होते हैं लीगल राइट। और थर्ड नंबर पे आते हैं फंडामेंटल राइट। देखो, फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? ये कुछ राइट होते हैं जो एक कंट्री देती है एक सिटीज़न को। किस चीज़ के लिए? ताकि डेवलपमेंट ऑफ अ सिटीज़न, मतलब ये राइट होता है एक किसी भी सिटीज़न की डेवलपमेंट के लिए, उसका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब देखते हैं अगला। ये देखो गाइस, 1215 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा 1215, तो ये है क्या? देखो, अब मैं बता दूं आपको, ये है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, जो थे 1215 में। इन्होंने सोर्स किया था फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, उस टाइम की ज़रूरतें समझते हुए कि हर व्यक्ति के पास एक अधिकार होना चाहिए ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके, हर व्यक्ति बराबर का अधिकार के साथ मतलब डेवलप हो पाए, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए किंग जॉन ने, इंग्लैंड के जो थे, इन्होंने सोर्स दिया फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, तो इसीलिए 1215 को क्या कहा गया? इसे कहा गया मैग्ना कार्टा 1215। ओके, 1215। ये गाइस याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने दिया मैग्ना कार्टा 1215? किसने दिया? ये दिया किंग जॉन ने। और किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से। अब देखो, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैग्ना कार्टा 1215 फंडामेंटल राइट्स है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? ऑब्वियसली पार्ट 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 3। अब देखते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स, इसके अंदर आर्टिकल्स आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आते हैं 12 से लेके 35 तक। ओके, जो आर्टिकल 11 है, 11 तक हमने अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर लिया, लेकिन इससे आगे 12 से लेके 35 ये हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हम अब कवर करेंगे। ओके, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आप बस समझते जाएं, आपको साथ के साथ ये राइट्स याद हो जाएंगे, ये आर्टिकल्स एकदम परफेक्ट टिप्स पे आ जाएंगे। ओके, शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल जो 12 है वो कुछ खास ज़्यादा है नहीं। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बस स्टेट को डिफाइन करा गया है, स्टेट को एंड लॉ को। ठीक है, तो बस इसको डिफाइन करा गया है कि ये होते क्या हैं, क्या नहीं होते। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा खास है नहीं। लेकिन आर्टिकल 13 ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आर्टिकल 13 क्या कहता है? अगर कोई भी लॉ अबॉलिश करता है, मतलब ख़त्म करता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है, तो कोई भी सिटीज़न, आरटीआई या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 13 डिफाइन करता है कि अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट ख़त्म हो रहा है किसी भी लॉ के द्वारा, तो वो सीधा मूव कर सकता है, अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, जो है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में, जो है आर्टिकल 2226 में। ओके, ये याद हो गया होगा आपको। अब देखो, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हैं 6 तरीके के, मतलब 6 टाइप्स के। तो ये राइट कौन कौन से हैं? ये राइट गाइस एकदम सीक्वेंस में याद करना, ताकि आपको आर्टिकल्स भी सीक्वेंस में याद हो जाए। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी मतलब कि हर बंदा समान है, एक कंट्री में हर बंदा समान है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल डिफाइन करते हैं? ये करते हैं 14 से लेके 18 तक। ठीक है, 14 से लेके 18 तक।
उसके बाद में है राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी मतलब कुछ हमें जो फ्रीडम्स दी गई हैं, आपको पता होगा फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू रिसाइड एनीवेयर, ठीक है, मतलब हम कहीं भी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी आज़ादी मतलब व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होते हैं राइट टू लिबर्टी। ये आते हैं आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। ओके, उसके बाद में है ये थर्ड, ये क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि कोई भी किसी भी व्यक्ति के राइट्स को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा, या फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को बर्बाद या फिर उसको फोर्स्ड नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। तो ये आर्टिकल डिफाइन किस में होते हैं, 23 एंड 24 में। ओके, उसके बाद में है फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये है रिलीजन के ऊपर, और ये क्या होते हैं आर्टिकल, ये आते हैं 25 से लेके 28 में। ओके, 25 से 28। उसके बाद में है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हैं सिर्फ दो, 29 एंड 30। उसके बाद में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये है आर्टिकल 32। देखो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। लेकिन आपको मैं उससे पहले बता दूं, देखो यहाँ आर्टिकल बहुत सिंपल है, अगर आपको 6 ये राइट सीक्वेंस में याद हो जाए तो सिंपल है। पहला 14 से 18 आर्टिकल, दूसरा 19 से 22 आर्टिकल, तीसरा 23 एंड 24, चौथा 25 एंड 28, ठीक है, पाँचवा 29 से 30 एंड सिक्स आर्टिकल 32। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 31 कहाँ है इसमें, ठीक है। तो आर्टिकल 31 जो है ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे आगे कवर करेंगे आर्टिकल्स को, तभी मैं आपको उसमें बताऊंगा कि इसका हुआ क्या, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो गाइस, ये है राइट टू इक्वालिटी। अभी मैंने बताया ये कौन से आर्टिकल्स कवर करता है, ये कवर करता है 14 से लेके 18 तक, ठीक है। 14 से लेके 18 तक मतलब 4-5 आर्टिकल कवर करता है। तो देखो इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 14 पहला अगर हम कवर करें तो इसमें क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब सेम सर्कमस्टांसेस में किसी भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के जैसे ही प्रोटेक्शन मिलेगी लॉ की, और वो लॉ के सामने समान होगा, ठीक है, सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन होते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। तो इसका एक्सेप्शन क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। देखो जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक स्टेट की एंड इंडिया की बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो इनके टर्नओवर में मतलब जब इनका कार्यकाल चलता है तो इनके ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता इनकी ड्यूटी से रिलेटेड या फिर सिविल कोर्ट में, ठीक है, कोई भी केस नहीं हो सकता। ओके, तो आप सोच रहे होंगे इनको तो बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति मिल गई, मतलब इनको तो बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल गई इस पोस्ट पर आने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर प्रेसिडेंट कुछ भी गलत करता है तो आपने सुना होगा इम्पीचमेंट हो जाती है प्रेसिडेंट के खिलाफ, ठीक है। तो पार्लियामेंट इम्पीचमेंट स्टार्ट कर सकती है प्रेसिडेंट के लिए, और ऐसे ही गवर्नर को भी हटाया जा सकता है अगर वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन उसका एक अपना प्रोविजन है, तो कोई भी ऐसे ही नॉर्मल उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 14। अब देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 की मेन स्टेटमेंट क्या है, मेन स्टेटमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, ये है मेन स्टेटमेंट। उसके बाद में है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के अंदर आता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किस बेसिस पे, 5 बेसिस हैं इसके। कितने बेसिस हैं? 5 बेसिस। ये कौन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब देखो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये क्या हो गया, RRCSB, RRCSB, ठीक है। आपको ये इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो कितने बेसिस डिफाइन करे गए हैं डिस्क्रिमिनेशन के? ये है 5 बेसिस। मतलब इन 5 बेसिस पे अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता हुआ मिला तो उसके ऊपर एक्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखो, लेकिन इससे कोई भी स्टेट को ये बाध्य नहीं कर सकता, मतलब फोर्स नहीं कर सकता कि स्टेट किसी और के लिए प्रोविजंस ना बनाए। तो स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो वुमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, मतलब उनकी डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। जैसे कि आपने देखा पुराने समय में सबको बराबर अधिकार नहीं थे, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, किसी के पास नहीं थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डेवलपमेंट के लिए स्टेट ने वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए अलग स्पेशल प्रोविजन बनाए हुए हैं और आगे भी बना सकती है। तो ये आर्टिकल कौन सा डिफाइन कर रहा है? ये कर रहा है 15। लेकिन
कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इनको इन 5 बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कोई किसी मॉल में नहीं रोक सकता इनको जाने के इन बेसिस पे जाने के लिए, या फिर कोई किसी को स्कूल में जाने से नहीं रोक सकता इन बेसिस पे, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है आर्टिकल 15। उसके बाद में देखो आर्टिकल है 16। ये आर्टिकल क्या है? ये आर्टिकल है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सबको अधिकार है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसके अंदर अप्लाई करने का, ठीक है। सबको मौका मिलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल है 16। लेकिन चलो जॉब लेने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तो है ये राइट, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या प्रमोशन में भी है ये राइट? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है मंडल कमीशन आया था जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1979 में, ओके। इसके हेड थे बीपी मंडल जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। इसको जाना जाता है इंदिरा साहनी केस के नाम से भी, ठीक है। इसको मंडल कमीशन या फिर इंदिरा साहनी केस कहते हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड था? ये रिलेटेड था रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो इस टाइम पे क्या हुआ था? इस टाइम पे मंडल कमीशन, बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1979 में, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से और इन सब चीज़ों की वजह से इसके ऊपर कोई भी एक्ट बना नहीं। तो इसके ऊपर 1995 में जाके एक एक्ट आया। ये क्या था? इस एक्ट ने डिफाइन करा कि यस रिजर्वेशन में प्रमोशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन होगा, कंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ठीक है। ये एक्ट कब बना? 1995 में। किस बेसिस पे बना? मंडल कमीशन के बेसिस पे। तो पहले नहीं था ये, मतलब पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता था, लेकिन 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 से ये रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलने लग गया, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 16 के अंदर की बातें, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर की बातें। अब देखो आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या आता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको दोस्तों पता होगा पहले शेड्यूल कास्ट को और इन सब चीज़ों को बहुत मानते थे, वेल से मतलब कुएं से पानी नहीं निकालने देते थे, मंदिरों में जाना अलाउड नहीं था इन्हें। तो इसी चीज़ सबको रोकने के लिए ये बोला गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लाया गया फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो ये किस में है? आर्टिकल 17 में। और तो अब कोई भी अनटचेबिलिटी मतलब फॉलो नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ एक्ट हो सकता है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या होता है? देखो आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। मतलब जो भी टाइटल किसी को मिले हुए थे, जैसे किसी को केसरी हिंद टाइटल मिला हुआ था, किसी को नेताजी टाइटल मिला हुआ था, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार टाइटल मिला हुआ था, तो ये टाइटल अबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिए जाएंगे। इन टाइटल्स को यूज़ नहीं करा जाएगा, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ताकि सबको ऐसा लगे कि हम बराबर हैं सबके, ठीक है। किसी को ज़्यादा प्रोविजंस ना मिले, या फिर हम किसी जैसे इन्फीरियोरिटी फील होने लगती है, तो वो सब ना हो, इसीलिए आर्टिकल 18 में बोला अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। लेकिन ये अबॉलिशन सिर्फ स्टेट के लिए है, मतलब स्टेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए है कि सिर्फ ये नहीं कर सकते, लेकिन जो मिलिट्री है और एकेडमिक डिस्टिंक्शन है वो टाइटल्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मिलिट्री में जो टाइटल्स मिलते हैं रैंक के हिसाब से, लेफ्टिनेंट, कर्नल, राइट, ये सब जो टाइटल्स मिलते हैं ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन में जैसे टाइटल मिलते हैं, जैसे पीएचडी कर ली तो डॉक्टर टाइटल लग जाता है, तो ये टाइटल हमें यूज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, तो ये है आर्टिकल 18। और इसी के साथ अभी कवर होता है राइट टू इक्वालिटी, जो कहाँ से कहाँ तक था? ये था 14 से लेके 18 तक। ओके, तो अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी में मैंने आपको क्या बताया था? लिबर्टी के अंदर आती हैं फ्रीडम्स। ओके, तो इसके अंदर आती हैं क्या? फ्रीडम्स। ये फ्रीडम्स कितनी तरीके की हमें मिली हुई हैं? ये फ्रीडम है 6 तरीके की, ठीक है। तो ये फ्रीडम कौन कौन सी है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। देखो राइट टू लिबर्टी में आर्टिकल तय रहते हैं 19 से लेके 22 तक। तो 19 में आर्टिकल में ये फ्रीडम डिफाइन होती है, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स हैं कौन कौन सी? अब ये देखो गाइस, ये याद कर लेना आप। ये है पहली, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे या कहीं भी अपने जो ख्याल हैं वो सामने रख सकते हैं और कोई इसे मना नहीं करता। तो यही है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे प्रेस के पास जो अधिकार होते हैं
वो तो कहीं भी डिफाइन हुए नहीं है कि प्रेस कुछ भी बोलती है, कभी भी बोलती है, कुछ भी बता सकती है। तो प्रेस का जो आर्टिकल है, प्रेस के जो राइट्स हैं वो इसी आर्टिकल में डिफाइन कर गए हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ओके, अब देखो, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स। ओके, ये भी हमारा फ्रीडम है। उसके बाद में है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, मतलब जैसे मान लो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपनी एक यूनियन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हर जगह अपनी अपनी एक यूनियन होती है, तो आप यूनियन बना सकते हैं, उससे आपको कोई रोकेगा नहीं। ये भी हमारी फ्रीडम है। उसके बाद में है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडियन टेरिटरी में जैसे टूरिस्ट बन के आप कहीं भी जाते हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ठीक है। आपको पूरा पूरा अधिकार है कहीं भी जाने का। उसके बाद में देखो, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, मतलब आप किसी भी इंडियन टेरिटरी के किसी भी स्टेट में बस सकते हैं, जाके रह सकते हैं, ठीक है, और सेटल हो सकते हैं, ज़मीन खरीद के सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट पहले जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था, लेकिन जब से ये जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा है, तब से ये अधिकार भी लोगों को मिल चुका है। तो मतलब अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी सेटल हो सकते हैं। ओके, अब है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब आप सोच रहे होंगे, देखो पहले मैं आपको भी डिफाइन करता हूँ, मतलब हम जो चाहे वो प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। ओके, जो भी प्रोफेशन हमारा मन करता है वो हम फॉलो कर सकते हैं, और ऑक्यूपेशन फॉलो कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मैं बिजनेसमैन मैं सॉरी इंजीनियर बन जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए सर्टेन कुछ डिग्रीज़ हैं जो लेनी पड़ेंगी। ये डिग्रीज़ डिफ़ाइन होती हैं जो स्टेट डिफ़ाइन करती है। जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की डिग्री लेनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ें कुछ डिफ़ाइन करी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मन में आया डॉक्टर बनना है तो आप कल को डॉक्टर की दुकान खोल ली, क्लिनिक खोल लिया और आप डॉक्टर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए सर्टेन प्रोविजंस हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको वो ट्रेड फॉलो कर सकते हैं या प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। तो स्टेट ये डिफ़ाइन कर सकता है, लेकिन ये प्रोफेशन या ये जो प्रोविजंस हैं ये सबके लिए सेम ही होंगे। ये नहीं कि किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग, सबके लिए सेम होंगे ये, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फ्रीडम्स। उसके बाद में देखो, स्टेट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सर्टेन केसेस, मतलब ये जो फ्रीडम है और एक्सप्रेशन का जो अधिकार है, इसमें ऐसा ना हो कि कोई बंदा जाके क्या कर दे कि इंडिया के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दे, या फिर कुछ ऐसा बोल दे जो इंडिया की टेरिटरी के खिलाफ या सोवरेनिटी के खिलाफ दिक्कत करे, या फिर इंडिया के जो फॉरेन रिलेशन है, जैसे अलग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है उनको हैम्पर करे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट इसको रोक सकता है। ओके, स्टेट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इस चीज़ के ऊपर। तो ये है स्टेट का रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है। उसके आगे देखते हैं आर्टिकल 20, 19 आर्टिकल डिफाइन हो गया दोस्तों। ये देखो 19 के अंदर सिर्फ फ्रीडम्स हैं। ये कौन सी फ्रीडम्स हैं? 6 फ्रीडम्स हैं जो अब मैंने आपको बता दी हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुली असेंबल, एसोसिएशन और यूनियन बनाने का अधिकार, ठीक है, फ्रीली मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये 6 हैं फ्रीडम्स हमारी जो हमें इंडियन गवर्नमेंट देती है आर्टिकल 19 के तहत। ओके, अब देखो आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कह रहा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति को मान लो किसी बंदे ने क्राइम करा, किसी सिटीजन ने क्राइम करा और वो जेल के अंदर है, तो उसे सज़ा मिल रही है, ठीक है। तो उसे सज़ा किस तरीके से मिलेगी? तो कुछ उसे बचाने के अधिकार हैं, जैसे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, मतलब कि जैसे मान लो एक बंदे ने आज क्राइम करा है प्रेजेंट में, तो इसको जो सज़ा मिलेगी वो प्रेजेंट के हिसाब से मिलेगी, मतलब आज जो कानून है उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। लेकिन जो पास्ट में कानून था उसके हिसाब से सज़ा इसे नहीं दे सकते। तो जो क्राइम जब हुआ है उस टाइम पे जो सज़ा चल रही है उसी सज़ा को वो फॉलो करेगा, मतलब वही सज़ा उस बंदे को मिलेगी उस क्राइम के लिए, ठीक है। पिछली सज़ा मतलब पास्ट वाली सज़ा उसे नहीं मिल सकती। तो यह है एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, ठीक है। उसके बाद में है डबल जेओपार्डी,
डबल जेओपार्डी दोस्तों क्या होता है? देखो, ये होता है कि मान लो एक बंदे ने एक क्राइम करा है, तो उसको इसी क्राइम के लिए, ये नहीं कि पुलिस बार बार उठा के उसे जेल में डाल देगी और बार बार कोर्ट उसे पनिशमेंट देते रहेगा सेम क्राइम के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए वो एक क्राइम के लिए सिर्फ एक ही बार सज़ा मिलेगी, ये नहीं उठा के बार बार सज़ा देते रहो उसी के क्राइम के लिए उस बंदे को, ठीक है। और अगर उसने 2 क्राइम करे हैं तो उसको 2 क्राइम के लिए अलग अलग सज़ा मिलेगी, लेकिन ये नहीं सेम क्राइम के लिए बार बार सज़ा मिले, ओके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको ये याद होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन पहले मैं आपको मतलब बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पुलिस स्टेशन में किसी से कबूल नहीं करा सकती कि उसने ये क्राइम करा है, ठीक है। अगर कबूल करा भी लेती है तो ये स्टेटमेंट कोर्ट में मान्य नहीं होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट कोर्ट में लीगल नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको प्रूफ देता हूँ इसका कैसे। एक मूवी में इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये मूवी थी जॉली LLB 2, ठीक है, जॉली LLB 2। लास्ट वाले सिनेरियो में जब अनु कपूर जी उससे कहते हैं, जो पुलिस वाला होता है, पुलिस वाले से कहते हैं कि ये कबूल नहीं करा सकते आपको जेल में, मतलब ये स्टेटमेंट, जेल की स्टेटमेंट कोर्ट में बाध्य नहीं है, ठीक है। तो यही है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वो आप मूवी देख लेना, आप समझ जाओगे उस चीज़ से। तो ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन करा गया है? ये आर्टिकल में डिफाइन करा है 20 में, ओके। आर्टिकल 20 क्या कह रहा है? रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ओके, 3 तरीके के ऑफेंसेस। अब है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब हर किसी को डिग्निटी से जीने का अधिकार है, हर कोई अपनी सेफ्टी कर सकता है, प्राइवेसी है, ये सब आता है आर्टिकल 21 में। राइट टू लाइफ है, मतलब हर कोई जीने का अधिकार हर किसी को है, ओके। उसके बाद में है आर्टिकल 21A। 21A ये क्या है? राइट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों देखो, राइट ऑफ एजुकेशन पहले हमारे आर्टिकल में नहीं था, लेकिन ये 2002 में ऐड हुआ है। 2002 में कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? ये ऐड हुआ है 86th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। किससे? 86th अमेंडमेंट एक्ट से। तो राइट ऑफ एजुकेशन कब आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आया 2002 में, 86th अमेंडमेंट एक्ट, ओके गाइज। उसके बाद में अब हम देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? देखो, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्टेड, मतलब कि किसी भी, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो उसके पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए, और क्राइम का मतलब उसे डिफाइन करना होगा कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड्स बताने होंगे, विदाउट ग्राउंड्स बताए पुलिस किसी को नहीं उठा सकती, ओके। तो ये है आर्टिकल 22 डिफाइन करता है, और इसके अंदर 3 प्रोविजंस और हैं। ये कौन कौन से हैं? देखो, ये है राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब हम अपना वकील चुन सकते हैं, एडवोकेट चुन सकते हैं जो हमारा केस लड़ेगा, ओके। उसके बाद में है शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ओके। तो ये क्या कह रहा है? अगर मान लो किसी ने, पुलिस ने आज किसी को अभी उठाया, ठीक है, तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसे, पुलिस को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस करना होगा और क्राइम बताना होगा कि हमने इसे क्यों उठाया है, ठीक है, हमने किसे क्यों अरेस्ट करा है। तो विद इन 24 आवर्स ये करना होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा पुलिस वाले ज़्यादातर फ्राइडे को किसी को अरेस्ट करते हैं, ताकि सैटरडे को कोर्ट बंद रहेंगे, और संडे को भी प्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा। तो पुलिस के पास 2 दिन मिलेंगे, पुलिस के पास 2 दिन मिलेंगे उसे थाने में रखने के, ठीक है। और मंडे को फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, ठीक है। तो ये 24 आवर्स का फ़ायदा वहाँ मिल सकता है उसे, पुलिस को। और तीसरी चीज़ है नॉट अवेलेबल टू एनी एनिमी एलियन। एनिमी एलियन मतलब, एनिमी एलियन कौन होते हैं दोस्तों? जैसे मान लो किसी और कंट्री का बंदा है, वो यहाँ आके क्राइम कर रहा है, या फिर स्पाइंग कर रहा है, मतलब जासूसी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो ये राइट उस बंदे को या उस एनिमी एलियन को नहीं है, ठीक है। तो यही है आर्टिकल 22 के प्रोविजंस। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सिंपल हैं, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से पढ़ी है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, ओके। देखते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ओके। जल्दी बताइए किस आर्टिकल में है? यस, ये है आर्टिकल 40 में, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, ओके। अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल अबॉलिश करता है?
ठीक है, तो ये देखो, ये देखो, इसके अंदर यहाँ आ रहा है अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल डिफाइन कर रहा है? आर्टिकल 17 डिफाइन कर रहा है अनटचेबिलिटी। ठीक है, ये है आर्टिकल 17। उसके बाद में इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स, पार्ट किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करा गया है? तो पार्ट कौन सा कर रहे हैं आज हम ये आज पार्ट है ये पार्ट 3, और इसे ही क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद में हाउ मैनी फ्रीडम्स आर गारंटेड बाय आर्टिकल 19, मतलब राइट टू फ्रीडम। हमारे पास कितनी फ्रीडम है? मैंने आपको गाइस अभी बताया था। तो ये फ्रीडम है हमारे पास 6 तरीके की। तो हमारे पास 6 टोटल फ्रीडम्स हैं जो आर्टिकल 9 डिफाइन करता है। ओके, अब देखो, एक पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ये मर्ज हुई हैं, तो ये कब से इफेक्ट में हुई हैं? ये इफेक्ट में आई हैं 26 जनवरी 2020। और उसके बाद में है गाइस आज का क्वेश्चन, ये है राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब आपको बताना है राइट टू वोट किस राइट के अंदर आता है, ठीक है, या कौन सी ड्यूटी के अंदर आता है। ये आप मेरे को अगली वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए, और मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर दूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स। थैंक यू।